छात्र, हमारा इस वीडियो का टॉपिक है नॉन जेनेटिक आरएनए। हमने अपने पिछले वीडियो में आरएनए के बारे में चर्चा की थी कि आरएनए दो प्रकार के होते हैं। एक होता है जेनेटिक आरएनए, जिसे हमने बताया था कि जो जेनेटिक आरएनए से तात्पर्य है कि ऐसे आरएनए जो क्या करते हैं, आनुवंशिक पदार्थ के रूप में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे नॉन जेनेटिक आरएनए से तात्पर्य है कि ऐसे आरएनए जो आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कार्य नहीं करते, अर्थात इनका आनुवंशिक गुणों से कोई लेना देना नहीं होता। इनका निर्माण सामान्य तौर पे किसके द्वारा होता है कि आप कह सकते हैं कि डीएनए निर्माण के समय ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा होता है, ट्रांसक्रिप्शन विधि के द्वारा होता है। जब डीएनए का निर्माण होता है, या डीएनए से कह सकते हैं, इनका निर्माण डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन विधि के द्वारा होता है। इनका आनुवंशिक गुणों से या आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कोई लेना देना नहीं, ठीक है। और ये उत्पत्ति एवं कार्यों के आधार पर 3 प्रकार, मतलब उत्पत्ति एवं कार्यों के आधार पर इन्हें 6 प्रकारों में बांटा गया। तो कौन कौन से प्रकार है उनको हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नॉन जेनेटिक आरएनए की। तो नॉन जेनेटिक आरएनए के बारे में बताया जाता है कि इनका निर्माण जो होता है डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन विधि के द्वारा होता है। इसके द्वारा होता है इनका निर्माण डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन मेथड द्वारा होता है। ये सबसे पहला पॉइंट निकल के आया कि ये बनते कैसे हैं। तो आप बता सकते हैं कि इनका निर्माण डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन विधि के द्वारा होता है। किस विधि के द्वारा होता है? ट्रांसक्रिप्शन विधि के द्वारा। अब ट्रांसक्रिप्शन विधि क्या है? तो आप बता सकते हैं कि डीएनए से एमआरएनए का निर्माण, ये कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन। ये कहलाती है ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया, अर्थात डीएनए से जब एमआरएनए बनता है तो ये ट्रांसक्रिप्शन है, अर्थात आनुवंशिक सूचनाओं का प्रवाह होता है। दूसरी बात कहा गया कि इसका आनुवंशिक पदार्थ से या आनुवंशिक गुणों से कोई लेना देना नहीं होता। तो आप इसी में बता सकते हैं कि इनका आनुवंशिक गुणों से, इनका आनुवंशिक गुणों से कोई लेना देना नहीं होता है, क्योंकि क्या है, नॉन जेनेटिक है। नॉन जेनेटिक होने के कारण इनका किसी प्रकार की आनुवंशिक गुणों से कोई लेना देना नहीं होता। इसके बाद इसके बारे में बताया कि उत्पत्ति एवं कार्यों के आधार पर ये कितने प्रकार के होते हैं। आप कह सकते हो 6 प्रकार के। अगर टाइप्स ऑफ की बात करें, यहाँ पे लिख सकते हैं टाइप्स ऑफ नॉन जेनेटिक आरएनए, ठीक है। मतलब ऐसे आरएनए जिनका कह सकते हैं कि आनुवंशिक पदार्थ की तरह कार्य नहीं करते, तो वो उत्पत्ति एवं कार्यों के आधार पर, उत्पत्ति एवं कार्यों के आधार पर निम्न प्रकार के, ठीक है। कौन कौन से प्रकार है? पहला आ जाएगा इसमें हेट्रोजीनस आरएनए। क्या होता है? पहला है हेट्रोजीनस आरएनए। हेट्रोजीनस आरएनए, इसे शॉर्ट में हम HNRNA लिखते हैं, HNRNA भी कह सकते हैं। अब HNRNA या हेट्रोजीनस आरएनए की किसे कहेंगे, या इसके में कौन सी आरएनए शामिल होते हैं? तो आप बता सकते हैं कि प्रोटीन संश्लेषण के दौरान, जब प्रोटीन का निर्माण होता है, तो उस निर्माण के दौरान क्या होता है, डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन के फलस्वरूप बनने वाला जो आरएनए होता है उसे क्या कहते हैं? हेट्रोजीनस आरएनए कहते हैं। तो आप बता सकते हैं इसमें पहला पार्ट बता सकते हैं, प्रोटीन निर्माण के समय डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। या इस प्रकार लिखिए ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा या फलस्वरूप, ट्रांसक्रिप्शन के फलस्वरूप बनते हैं। कौन बनते हैं? कौन बनता है? तो आप बता सकते हैं हेट्रोजीनस आरएनए।
हेटेरोजीनियस आरएनए क्या होता है कि प्रोटीन निर्माण की जब क्रिया होती है तो उस समय जो डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन के फलस्वरूप जो प्रोटीन बनता है उसे क्या कहते हैं हम? हेटेरोजीनियस या एचआरएनए कहते हैं। इसमें क्या होता है कि यह आरएनए, इसके बारे में बताया गया कि जो यह आरएनए होता है यह एमआरएनए, एमआरएनए बनता है, यह एमआरएनए का पूर्ववर्ती होता है। मतलब एमआरएनए की क्रिया क्या होती है? देखिए डीएनए से, ये डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा क्या बनता है? एमआरएनए बनता है। यहाँ पे क्या हो रहा है? ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। तो डीएनए से एमआरएनए बन रहा है तो उसके पहले यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पे पहले जो बन जाएगा वो क्या बन जाएगा? एचएनआरएनए। मतलब एमआरएनए के निर्माण के पहले क्या बनता है? एचएनआरएनए बनता है, जिसे हेटेरोजीनियस आरएनए कहते हैं। इसलिए यहाँ पे लिख रहे हैं कि यह एमआरएनए का पूर्ववर्ती होता है, मतलब उसके पहले बनता है, ठीक है, जिसका अणुभार एमआरएनए से अधिक होता है, जिसका अणुभार एमआरएनए से अधिक होता है। ये बात भी कही गई, ठीक है। अगर कहा जाए कि एचएनआरएनए या हेटेरोजीनियस आरएनए की बात करें तो यह कोशिका, सॉरी, यह केंद्रक द्रव्य में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? आप बता सकते हैं कि यह केंद्रक द्रव्य में पाया जाता है, ठीक है। तो एचएनआरएनए की बात करें जिसे हम हेटेरोजीनियस आरएनए कहते हैं, तो इसमें आप बता सकते हैं कि प्रोटीन निर्माण के दौरान जो डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा बनता है उसे क्या कहते हैं हम? एचएनआरएनए या हेटेरोजीनियस आरएनए कहते हैं। यह एमआरएनए का पूर्ववर्ती होता है, अर्थात एमआरएनए से पहले बनता है, जिसका अणुभार एमआरएनए से अधिक होता है, और यह मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? केंद्रक द्रव्य में पाया जाता है। इसका दूसरा आता है, आप दूसरा बता सकते हैं इसमें, एमआरएनए, इसको मैसेंजर आरएनए कहते हैं, मैसेंजर आरएनए, या शॉर्ट में इसको कहते हैं एमआरएनए। क्या कहते हैं? एमआरएनए, ठीक है। अब एमआरएनए है, मैसेंजर है, तो आप कह सकते हो कि ये प्रोटीन संश्लेषण संबंधित सूचनाओं का राइबोसोम तक ले जाने का कार्य करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? मैसेंजर आरएनए कहते हैं। तो इसे बताया गया है कि यह, अब हमने कहा कि यह क्या थे? एमआरएनए यहाँ बना था, तो एमआरएनए के पहले क्या बनता है? एचएनआरएनए। तो आप कह सकते हैं कि इसका निर्माण क्या होता है? एचआरएनए से होता है। यह एचएनआरएनए, एचएनआरएनए मतलब हेटेरोजीनियस आरएनए, यह एचएनआरएनए से बनता है। भी तौर पे कह सकते हो आप, बाकी ऐसा है नहीं। ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया हो रही तो पहले क्या बन रहा है? एचएनआरएनए बन रहा है, दूसरा बन रहा क्या? एमआरएनए बन रहा है, ठीक है। इसका अणुभार क्या होता है? इसके अणुभार की बात करें तो इसका जो अणुभार होता है वो क्या होता है? एचएनआरएनए से कम होता है। यहाँ पे लिखा है कि अधिक होता है एचएनआरएनए का, तो इसका कम होगा। इसके बाद तीसरा पॉइंट बता सकते हैं कि ये क्या होता है कि विभिन्न प्रकार के प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित होते हैं। ये क्या करते हैं? ये विभिन्न प्रकार के प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित सूचनाओं को कहाँ? राइबोसोम तक ले जाते हैं, राइबोसोम तक पहुंचाते हैं, ठीक है। यह क्या करता है? जो विभिन्न प्रकार के प्रोटीन अणुओं का निर्माण होना है तो उनसे संबंधित जो सूचनाएं होती है उन सूचनाओं को कहाँ तक? राइबोसोम तक पहुंचाता है। कौन? एमआरएनए, मैसेंजर है, मैसेज को ले जाना है, ठीक है। इसके बाद यह कोशिका में उपस्थित कुल आरएनए का कह सकते हो कि अगर एमआरएनए की बात करें तो कोशिका में जितना भी आरएनए है उन आरएनए में से इसकी मात्रा जो होती है वो 3 से 4% होती है। तो आप बता सकते हैं यह कोशिका में उपस्थित कुल आरएनए का 3 से 5% होता है, मतलब 3 से 5% ही
कोशिका में जितने भी आरएनए पाया जाता है उसमें आरएनए में से जो एमआरएनए का प्रकार होता है वो केवल 3 से 5% ही पाया जाता है। इसके बाद यह अत्यधिक स्थायी होता है, यह अत्यधिक स्थायी होता है, मतलब नष्ट नहीं होता। ठीक है, क्या होता है, ये नष्ट नहीं होता। इसके बारे में एक बात और कही गई, जहाँ से प्रश्न बनते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे नीट वगैरह में क्वेश्चन बन जाता है डीपली। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन थे आपके कि इसका अनुभार कितना होता है, लेकिन इसके बारे में जो मुख्य बिंदु है वो बिंदु बताया जाता है कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जो एमआरएनए होता है वह प्रोटीन के साथ मिलकर एक सम्मिश्र बनाता है, मिलकर एक सम्मिश्र बनाता है। अब उस सम्मिश्र का नाम क्या होगा, तो जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन सम्मिश्र कहते हैं। ठीक है, जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उन यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जो एमआरएनए होता है वो प्रोटीन के साथ मिलकर एक सम्मिश्र बनाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन सम्मिश्र के नाम से जानते हैं। इसे इन्फॉर्मोसोम भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, इसे इन्फॉर्मोसोम भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं, इसको इन्फॉर्मोसोम भी कहा जाता है। ठीक है, तो एमआरएनए के बारे में बात करें, एमआरएनए का निर्माण जो होता है वो एचआरएनए से बंध होता है। इसका अनुभार क्या होता है, एचआरएनए से कम होता है। इसमें क्या होता है, विभिन्न प्रकार के प्रोटीन संश्लेषण संबंधी सूचनाओं को राइबोसोम तक ले जाता है। यह कोशिका में क्या होता है, उपस्थित कुल आरएनए का 3 से 5% होता है। यह अत्यधिक स्थायी होता है और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में एमआरएनए क्या प्रोटीन के साथ मिलकर एक सम्मिश्र बनाता है, जिसे राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन सम्मिश्र कहते हैं। इसे इन्फॉर्मोसोम के नाम से भी जाना जाता है। इसका तीसरा आ जाता है, इसमें आप बता सकते हैं तीसरे नंबर पे हम जान लेते हो तो इसमें आरएनए आता है, राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, जिसे हम आरएनए के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगर इसकी बात करते हैं तो इसकी जो कोशिका में उपस्थिति होती है, ये क्या होता है कि सामान्य तौर पे कोशिका में पाया जाने वाला राइबोसोम में पाया जाता है, राइबोसोम में पाया जाता है। पहला पॉइंट बता सकते हैं। दूसरा पॉइंट बता सकते हैं इसके बारे में कि यह राइबोसोम एवं प्रोटीन के बने होते हैं। ये राइबोसोम एवं प्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, राइबोसोम और प्रोटीन के बने होते हैं। इसके बारे में बताया जाता है कि ये क्या होता है कि कोशिका में इसकी कुल प्रतिरोध मात्रा कितनी होती है, यह कुल कोशिका में उपस्थित आरएनए का 80% होता है। मतलब क्या है कि कोशिका में जितने भी आरएनए पाए जाते हैं उन सब में सबसे ज्यादा 80% यही आरएनए पाया जाता है। ठीक है, इसका जो अणुभार होता है, इसका अणुभार वो 40,000 से अधिक तथा 10 लाख से कम होता है, 10 लाख से कम होता है। ठीक है, तो आरएनए की बात करते हैं, राइबोसोमल आरएनए की। तो राइबोसोमल आरएनए जो होता है वो राइबोसोम में पाया जाता है। यह राइबोसोम प्रोटीन से मिलकर बना होता है। यह कुल कोशिका में उपस्थित आरएनए का 80% होता है और इसका अणुभार जो होता है वो 40,000 से अधिक और 10 लाख से कम होता है। इसके बाद अगला जो आरएनए है उस आरएनए की बात कर लेते हैं, तो टीआरएनए है। ठीक है, हम बात करते हैं टीआरएनए की।
जिसे हम ट्रांसफर आरएनए कहते हैं, ट्रांसफर आरएनए, या शॉर्ट में इसको कहते हैं टीआरएनए। ये चौथा है आपका, ठीक है। ट्रांसफर आरएनए की बात करें तो ये क्या है, इसका एक दूसरा नाम है, ये क्या है, विलेयशील आरएनए। कैसा है, ये घुल जाता है, तो आप क्या कह सकते हैं, ये विलेयशील, विलेयशील आरएनए। मतलब इसे क्या कहते हैं, सॉल्युबल आरएनए भी कहते हैं, घुलनशील आरएनए, ठीक। विलेयशील आरएनए होता है। दूसरा पॉइंट आप इसके बारे में बता सकते हैं कि यह कुल कोशिका में उपस्थित आरएनए का 10 से 20% होता है। यह कोशिका में उपस्थित आरएनए का 10 से 20% ही होता है। मतलब इसकी कुल मात्रा कोशिका में क्या होती है, 10 से 20% होती है। इसके बाद इसके बारे में बताया जाता है कि यह क्या करता है कि सामान्य तौर पे जो आनुवांशिक सूचनाएं होती हैं, उन आनुवांशिक सूचनाओं को अमीनो अम्ल, या कहें कि सामान्य तौर पे प्रोटीन संश्लेषण के समय जो अमीनो अम्ल होता है, उन अमीनो अम्ल अर्थात सूचनाओं को राइबोसोम में स्थानांतरित करने का कार्य करता है। क्या करता है, स्थानांतरित करने का कार्य करता है, तो यह ले जाता है। तो आप बता सकते हैं यह प्रोटीन संश्लेषण से के समय अमीनो अम्लों को क्या करता है, राइबोसोम तक ले जाता है। क्या करता है, राइबोसोम तक ले जाने का कार्य करता है। अगर इसके अणुभार की बात करते हैं, इसका अणुभार जो होता है वो होता है 2500 से 30,000 तक, ठीक है। कितना होता है, 2500 से 30,000 तक होता है। और इनका आकार की बात करें, इनका आकार वो होता है एमआरएनए तथा आरआरएनए की तुलना में कम होता है, ठीक है। तो देखिए ट्रांसफर आरएनए के बारे में क्या कहा गया, इसके बारे में कहा गया कि यह विलेयशील आरएनए होता है, मतलब घुल जाता है। यह कोशिका में उपस्थित आरएनए का 10 से 20% ही होता है। प्रोटीन की बात करते हैं तो यह क्या करता है, प्रोटीन संश्लेषण के समय जो अमीनो अम्ल बनते हैं, उन अमीनो अम्लों को क्या कहता है, राइबोसोम तक ले जाने का कार्य करता है। इसके साथ ही इसका जो अणुभार होता है वो 2500 से 30,000 तक होता है। और इसका जो आकार होता है वह एमआरएनए तथा आरएनए की तुलना में काफ़ी कम होता है। इसके बाद अगला आरएनए जो है वो है आपका, कह सकते हैं कि प्राइमर आरएनए। प्राइमर आरएनए की बात कर लेते हैं हम। प्राइमर आरएनए पांचवा है। तो आप बता सकते हैं कि इनका निर्माण जो होता है वो डीएनए द्विगुणन के समय होता है। जब डीएनए का द्विगुणन होता है तो होता है। इनका निर्माण डीएनए द्विगुणन के समय होता है। और अगला बता सकते हैं कि यह अल्पजीवी होता है। यह अल्पजीवी होता है। क्या होता है, अल्पजीवी होता है। तो ये दो पॉइंट है किसके लिए, प्राइमर आरएनए के लिए। लेकिन प्राइमर आरएनए होता कौन सा आरएनए है, तो उसके बारे में बताया गया कि डीएनए टेम्पलेट, मतलब डीएनए का टुकड़ा, डीएनए टेम्पलेट, डीएनए टुकड़े की बात चल रही है। डीएनए टेम्पलेट पर जब नए डीएनए स्टैंड बनने के पहले, मतलब जब डीएनए का टुकड़ा हो जाता है, डीएनए के टुकड़े खुल जाते हैं, तो उसमें जो नया डीएनए बनता है उसके बनने के पहले जो 5' किनारा होता है, हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था, जो 5' किनारा होता है, उस 5' किनारे पर
आरएनए का छोटा टुकड़ा या इसी को खंड कहते हैं, प्राइमर आरएनए कहलाता है। प्राइमर आरएनए कहलाता है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि जब डीएनए का द्विगुणन होता है तो उस डीएनए के द्विगुणन के समय क्या होता है, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड खुल जाते हैं। तो खुल जाने के पश्चात एक उसी के समकक्ष दूसरा डीएनए बनता है। तो उसमें जो टुकड़े होते हैं, उस टुकड़े पर बनने वाले नए स्ट्रैंड के पहले का जो क्या होता है, 5' किनारा होता है। उस 5' किनारे का छोटा टुकड़ा क्या कहलाता है, आरएनए प्राइमर कहलाता है। ठीक है। इसके बाद लास्ट है इसमें छठवें नंबर की बात करते हैं। तो छठवें नंबर का जो है वो कहलाता है राइबोजाइम। क्या कहलाता है, राइबोजाइम। राइबोजाइम की बात करें तो वे आरएनए जो एंजाइम की तरह कार्य करते हैं। वे आरएनए जो एंजाइम की तरह कार्य करते हैं, राइबोजाइम कहलाते हैं। सिंपल सी बात है, वे आरएनए जो एंजाइम की तरह कार्य करते हैं उसे राइबोजाइम कहते हैं। तो ये था आपका जेनेटिक नॉन जेनेटिक आरएनए और उसकी कार्य और उसकी प्रकृति के बारे में हम जाना। वीडियो यदि वीडियो अगर पसंद आए हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और चैनल पर यदि पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब और ऑल बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता है। धन्यवाद।